अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी। कोशिश की करें कि अपनी सुबह का आगाज़ एक मुस्बत सोच के साथ और लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ किया करें, क्योंकि मुस्बत सोच जो होती है वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज बहुत ज़्यादा होती है। और आपका सुबह से लेके जब दिन का होता है, आगाज़ होता है, आपने सारे काम सर अंजाम देने होते हैं, तो मुस्बत सोच का एक बड़ा अहम किरदार होता है उसमें कि आपके काम बहुत अच्छे से डन होते हैं। और लाइट से ब्रेकफास्ट का भी आपकी ज़िंदगी में और सुबह के आगाज़ के साथ ही बड़ा इम्पॉर्टेंट एक ताल्लुक़ होता है, क्योंकि जब आप लाइट से ब्रेकफास्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत सी बीमारियों से भी बचते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी भी करते हैं, तो वो आपके जिस्म में जो भी विटामिन्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं, बजाय इसके बहुत ज़्यादा फ्राइड और हैवी ब्रेकफास्ट करने के। आज हम बात करेंगे हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर। हमारे साथ अमर मौजूद हैं। अमर, आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं अमर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमर, सुबह का आगाज़ आप कैसे करते हैं? बस ना पूछें, सुबह का आगाज़ तो यही होता है कि सबसे पहले ना कभी मेरी ड्यूटी लगती है 8 बजे, कभी लगती है 9:30 पर। जब जैसे ड्यूटी टाइम होती है तो फिर रूटीन भी मैं वैसे ही रखता हूँ। तो ज़्यादातर तो यही होता है कि 8 बजे ड्यूटी होती है तो कोशिश होती है कि सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव किया जाए और जैसे ही फिर रेडी होके नाश्ता करके तो फिर ऑफिस ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर ऑफिस आके मामूल के मुताबिक जो काम होता है वो देखते रहते हैं। तो बस यही है रोज़ाना की रूटीन। यही है बस रोज़ाना की रूटीन। अच्छा, कोई उसमें फिज़िकल एक्टिविटी, कोई वॉक, कुछ इस तरह का ऐड है? मेरी कोशिश होती है, मैं वॉक जो है वो सेकंड टाइम करता अच्छा, सेकंड टाइम। हूँ बहुत मगरिब के सारे बाद। लोगों को हाँ, मॉर्निंग में टाइम भी नहीं मैं मिलता। नाइट में करता हूँ, तकरीबन मैं कर लेता हूँ रोज़ाना का ना 12 से 14 किलोमीटर। अच्छा, ये तो बहुत तो अच्छी बात है। अच्छा अमर, आपकी स्टोरीज़ पे आते हैं, क्योंकि मुल्क में जो चल रहा है थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करते हैं। मुल्क में गंदम की जो है 45 लाख टन कमी का खदशा है और हुकूमत की जानिब से बाहर से ख़रीदने पर भी गौर किया जा रहा है। उसके ऊपर क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गंदम जो है ये जो जो जिसके घर नहीं भी होती ना वो भी आटा लेके खाता है। अब गंदम उगाने वाले और गंदम खरीदने वाले पाकिस्तान में बहुत लोग हैं। अब इस बार अगर हम देखें तो तकरीबन 32 लाख टन जो है वो गंदम की औसत जो है वो बताई गई थी कि इतनी हमने काश्त करनी है। तो उसके हवाले से अगर हम देखते हैं तो काश्त और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तो उसकी पैदावार जो है वो कम हुई है। तकरीबन जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 12 से 14% जो है वो कम हुई है, जिसमें जो है वो 45 लाख टन जो है वो गंदम को देखा जा रहा है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो है वो खदशा है कि कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से देखें, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राई मुल्क होने के नाते गंदम मैं समझता हूँ कि कमी नहीं होनी चाहिए। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर हम कुछ अर्सा पहले जाते हैं, मुल्तान की अगर हम सूरत हाल पे बात करते हैं, पूरे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा यहाँ बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आटा लेने वाले लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। आप देखते हैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर किस तरह से लाइनें लगी होती थी। और हमने तो ये देखा कि 9 नंबर चुंगी और मुख्तलिफ शहर के अहम मकामात पर जो ट्रालियों के ऊपर आटा देते थे और लोग जलीलो ख्वार हो के उनको आटा मिलता था, इतनी किल्लत थी। जैसे ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया, जबकि बाहर से उन्होंने गंदम इंपोर्ट की। जब उन्होंने बाहर से गंदम मंगवाई, गंदम मंगवाने के बाद जब यहाँ पर गंदम आई तो हालात बेहतर हो गए। आज मैं समझता हूँ कि ये तीसरा साल है शहरियों को गंदम जो है उनके दहलीज पे मिल रही है। और पहले जो आप देख रहे थे कि गंदम मिल भी सस्ती रही थी, इस बार जो है वो रेट 3500-3700 तक जो है वो गंदम फ़रोख्त हो रही है आम मार्केट में। और कुछ लोग ब्लैक पे जो बेच रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3800 या 3900, और जिनकी गंदम जो है वो लो क्वालिटी की है वो 3300 में भी बेच रहे हैं, 3400 में भी बेच रहे हैं। ये क्वालिटी के हिसाब से रेट होता है। लेकिन जिस तरह से बुरहान पैदा हो रहा है, इस हवाले से मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त कोई ना कोई ऐसा इक़दाम उठाना चाहिए जो गंदम का आने वाला बहरान है उनसे हमें जो शहरी हैं उनको जो है वो उस बहरान से महफूज रखें। अब जैसे आप मैंने भी पहले जिक्र किया है कि लेकिन सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन गंदम में तो पाकिस्तान हमेशा खुद कफील रहा है, कोई इतना ज़्यादा
ज़्यादा मसले मसाइल नहीं आए। क्लाइमेट चेंज का इस बार थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है, पर इतना तो इफेक्ट नहीं पड़ा कि गंदम के बहरान का खदशा ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। इसकी वजूहात क्या हैं कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रही है? क्या आबादी का बढ़ना एक बहुत बड़ी वजह बन रही है इनडायरेक्टली, जिसके ऊपर हुकूमत फोकस नहीं कर रही इस वक्त? देखिए, अभी 25 करोड़ के करीब 25 करोड़ के करीब जो है वो आबादी बढ़ चुकी है। तो ज़ाहिर सी बात है, तो फिर वो हमारी फूड चेन जो है वो भी, उसकी भी पैदावारी लागत में उसमें इजाफा होता है, लाजमी होता है। क्योंकि देखें, जब एक आबादी बढ़ रही है तो वहाँ से उसकी पैदावार जो है गंदम की वो भी बढ़ानी चाहिए। चीज़ों की पैदावार जो है तलब रसद, ठीक है, डिमांड सप्लाई, ये चीज़ें बढ़नी चाहिए। तो जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो ज़ाहिर सी बात है बुरहान तो पैदा होगा। तो उसको ख़त्म करने के हवाले से या तो हमें पाकिस्तान के अंदर इतनी गंदम इम्पोर्ट वो पैदावार उसकी बढ़ानी चाहिए कि क्या हम उस आबादी के लिहाज से गंदम उतनी पैदा कर रहे हैं, क्या हम उतनी गंदम काश्त कर रहे हैं। इस हवाले से फिर अगर जैसे बुरहान जैसे 45 लाख टन एक रिपोर्ट के मुताबिक भी बताया गया है कि 45 लाख टन जो है वो कमी का खदशा है। इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इस फैसले को किसी जगह पे ला के उसको गंदम को इंपोर्ट करे। या तो पहले अपने चेक एंड बैलेंस करें कि क्या हमारे पास इतनी गंदम है कि हम इस साल सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि जब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी थे, उन्होंने पंजाब के हवाले से अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ तो पंजाब के अंदर उन्होंने 3 साल 2 साल का स्टॉक लेके रख दिया था कि 2 से 3 साल तक किसी भी शख्स को मतलब कि किसी भी इलाके में आपको गंदम की कमी सामने नहीं आएगी। जैसे पहले लाइनों में लग के आटा मिलता था, यूटिलिटी स्टोर पे आटा मिलता था, उन्होंने उस चीज़ से छुटकारा दिलवाया। तो अभी भी अगर इस बुरहान से ना निकला गया या बुरहान आ गया तो फिर हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि 3-4 साल पुराने थे। जैसे अब ट्रालियों के ऊपर आप आटा सप्लाई कर रहे थे, शहरी जलील हो रहे थे। अगर मैं रेट के हवाले से बात करता हूँ, जैसे ही नई गंदम आई है तो उसमें तकरीबन 450 रुपये इजाफा भी हुआ है। ठीक है, तो पहले अगर मैं फाइन आटे की कीमत के हवाले से बात करूँ, जो 80 किलो का थैला है वो 11,000 समथिंग का फ़रोख्त हो रहा है। जो लाल आटा है उसकी कीमत जो है वो 10,000 समथिंग है। अगर हम बात करते हैं सरकारी आटे 20 किलो के थैले के हवाले से, वो पहले फ़रोख्त किया जा रहा है मुल्तान शहर में 1700 भी मिल रहा था, 1800 भी मिल रहा था। अब जो है वो उसमें इजाफा करके 2200 समथिंग का 20 किलो का थैला जो है वो मिल रहा है। दिन ब दिन देखें आटे की कीमत भी बढ़ती जा रही है, और अगर बुरहान आ गया तो मज़ीद आटा जो है वो महंगा भी होगा, और क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद से भी बाहर हो जाएगा शहरियों की, वो फिर मुश्किलात जो हैं उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हुकूमत पंजाब को या हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि इस हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला लाजमी करें। अभी देखें पास्को, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के पास जो है इतनी 22 लाख टन उनके पास गंदम मौजूद है एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो देखना ये है कि क्या वो 1 साल के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। अगर तो सरवाइव कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि देखिए आबादी दिन ब दिन रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। ये नहीं कि साल बाद आबादी बढ़ रही है या 2 साल, रोज़ाना की बुनियाद पर आबादी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो हमें उस हवाले से इक़दामात भी वैसे ही करने होंगे, काश्त के हवाले से भी और साथ में उनके चेक एंड बैलेंस के भी हवाले से भी। और एक सर्वे, जैसे दादोशुमार एक होता है, एक सर्वे किया जाए कि कितना, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में कितनी आबादी जो है 1 साल बाद बढ़ी है, तो उसको फिर उससे कंपैरिजन किया जाए, क्या इस हवाले से गंदम इतनी काश्त होगी, चावल इतना काश्त होगा, या इस तरह से भी किस तरह से उनको मैनेज किया जा सकता है। साथ साथ जैसे अब पंजाब के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे एक ज़राई मुल्क है, तो गंदम मैं समझता हूँ कि एक सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली भी पाकिस्तान में ही ज़्यादा काश्त होती है। और साथ साथ बुरहान से बचने के लिए मैं फिर वही कहूँगा कि मुख्तलिफ इक़दामात जो हैं वो करने चाहिए। ये भी है कि अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें, एक तो आबादी वाला तो इशू ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा इशू है और हुकूमत को फोकस भी करना चाहिए, लेकिन जो अभी की मुश्किलात हैं इस साल की, उसमें पेट्रोल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाइक पे हैं, दूसरी जानिब रास्ते भी अभी बंद हैं, तो उसके तो बड़े परेशान कुन असरात आएंगे आवाम के ऊपर, और गरीब आवाम के लिए आटा अफोर्ड करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दाने अफोर्ड करना तो इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से रास्ते भी बंद हैं
हम भी गौर कर रहे हैं बाहर से इंपोर्ट करने के उसमें, तो अभी खुद भी हमारे पास प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि जो हमने पैदावार इतनी नहीं कर सके कि अपनी आबादी को या अपनी आवाम को पूरी कर सकें। देखिए, जो बॉर्डर बंद हैं उनके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, तो बॉर्डर जो बंद हैं, यहाँ से तो पाकिस्तान गंदम सप्लाई करता था इनको, गंदम पाकिस्तान इनको देता था, इनसे पाकिस्तान तो नहीं परचेज कर सकता। तो ये गंदम जो है वो रूस से, दीगर ममालिक से हमने वहाँ से परचेज़ करनी है, तो वहाँ से तो क्योंकि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनसे, वो तो दे सकते हैं, लेकिन इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो पहले से करने चाहिए, क्योंकि अभी जो कमी का सामना आ रहा है, खदशा पेश आ रहा है, आने वाले 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद वो नताइज जब सामने आने लगेंगे तो फिर तब मुश्किलात होगी। तो उस मुश्किलात से बचने के लिए हमें पहले कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ताकि हम आने वाले जो वक्त हैं, देखें अगर गंदम का कमी का सामना हुआ तो आटा शदीद महंगा हो जाएगा। इस वक्त भी मार्केट में आटा जो है वो तकरीबन 80 से 100 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इस हवाले से अगर हम उस नुकसान से, उस हादसे से या उस मुश्किल से बचने के लिए हमें हुकूमत को चाहिए कि उस फैसले पे गौर करें, क्या हमें कमी है, अगर कमी है तो वो फ़ौरन इक़दाम करें, गंदम उठाएं या कोई और इस तरह का करें ताकि पाकिस्तान में या मुल्तान में या पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, दीगर ज़िलों में और सूबों में गंदम की कमी का सामना ना हो। और डेफिनेटली आबादी एक बहुत बड़ा इशू है, हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए इस हवाले से, क्योंकि दिन दिन आबादी बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली और आबादी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चरल लैंड भी ख़त्म होती है, तो इसके बड़े दूरअस नताइज निकलते हैं। हुकूमत को इस हवाले से इक़दाम उठाने चाहिए। और फ़िलहाल अभी भी जाहिर सी बात है, अभी तो फ़िलहाल गंदम का इशू है, क्योंकि जब तक गाइड नहीं होगी तो डेफिनेटली आवाम को बहुत ज़्यादा मसाइल भी और महंगी भी होगी, तो इसके डायरेक्टली आवाम के ऊपर असरात आएंगे। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम गंदम के ऊपर बात कर रहे थे, अभी थोड़ी सी बात करते हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की नज़रों में है। पूरा पाकिस्तान उस केस को देख रहा है, पिंकी का। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा केस है जो कि पाकिस्तान के लिए और जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बात ये हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है कि किस तरह से सारे गैंग ऑपरेट होते हैं, चलते हैं, चीज़ें सप्लाई करते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर भी अहमर के साथ बात करते हैं। अहमर, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने अपने कांस्टेबल के ज़रिए पिंकी को कैसे पकड़ा, इसकी तफसीलात क्या हैं, किस तरह वो हिरासत में आई, क्योंकि जिस तरीके से उसको अरेस्ट किया गया वहाँ से जाहिर नहीं हो रहा था कि बड़ी वो पीसफुल अंदाज में बैठी हुई थी, पुलिस जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है, तो वो भी उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवालात खड़े हो रहे थे कि ये किस तरह से अरेस्ट हुआ है। ये तो ऐसे लग रहा था बाय डिज़ाइन अरेस्ट किया गया है इसको। देखिए, 2 पुलिस वाले ना मंशियात फरोश में मंशियात फरोशी, मुखबरी और उनके हवाले से ना उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई, उनकी रिपोर्ट पुलिस को मसूल हुई। जब उनकी पुलिस को रिपोर्ट मसूल होती है तो वो पता चलता है जी एक ख़तून की मुखबरी करते हैं और साथ में उसकी मंशियात जो है वो सप्लाई करते हैं। सप्लाई करने के बाद उसको तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करते हैं पुलिस का, और पुलिस वाले ख़ुद मंशियात उसकी ही मंशियात बेचने में मुलविस होते हैं। जब वो अरेस्ट होते हैं तो अफसरान जो है DIG साहब जो थे, उन्होंने ना उनकी कंप्लेन की, उनको ना सज़ा देने के हवाले से इक़दाम किए। तो दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुए, उन्होंने कहा जी किसके लिए काम करते हो। जब उन्होंने बताया जी एक ख़तून है अनमोल और पिंकी, तो हम उसके लिए काम करते हैं, वो कोई छोटी मोटी डीलर नहीं है, बहुत बड़ी डीलर है। तो उन्होंने कहा जी जब उनको सज़ा देने वाले थे, तो उन्होंने जब सज़ा दे रहे थे तो उन पुलिस वालों से ना CTD के एहलकार थे 2, तो उन्हीं से ही उन्होंने कहा कि अगर आप हमें उसको गिरफ्तार करवा दें तो हम आपको माफ़ भी कर देंगे और आपकी सर्विस जो है वो पुलिस में वो भी बहाल रखेंगे। उस बात पे आप हमें यकीन दिलवाएंगे कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस बात पे आमादा किया, तो उन्होंने फिर 1 हफ़्ते के अंदर उनको टाइम दिया, 1 हफ़्ते का पिंकी को गिरफ़्तार करने के हवाले से। तो जैसे ही 1 हफ़्ते के अंदर 2-3 दिन गुजरे तो उन्होंने पिंकी की मुखबरी की। पिंकी की मुखबरी करने के बाद उन पुलिस वालों के ज़रिए पिंकी को गिरफ़्तार किया गया। जब पिंकी को गिरफ़्तार किया जाता है फिर वो दोबारा पुलिस के पास पेश होते हैं, तो उनकी सज़ा और फ़ैसले के हवाले से
कमी जो है वो की जा रही है या उनकी सज़ा ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना जुर्म भी माना और एक जुर्म को कानून के कटहरे में भी खड़ा किया। ये अफसरान की मिलीभगत थी, अफसरान के ही कहने पे उन्होंने अनमोल को गिरफ़्तार किया। अब देखना यह है कि क्या उनको माफ़ी मिलती है उन पुलिस एहलकारों को, या तो उनको सज़ा मिलती है, क्योंकि वो भी एक मंशियात फ़रोशी में मुलविस थे, मुखबरी में मुलविस थे, और साथ में तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था रैकी में, भाई अब पुलिस आ रही है आपके पास, या आगे पीछे कहीं हो जाएं, तो ये चीज़ें, और पिंकी के लिए जो काम करते थे, तो वो इस हवाले से ये तमाम ये 2 एहलकार थे। दोनों को पहले गिरफ़्तार किया गया था। अब जो है जब उन्होंने पिंकी को गिरफ़्तार करवाया तो उसको मज़ीद तहकीकात के लिए पिंकी को अब जैसे हिरासत में लिया हुआ है, तो उनके हवाले से भी कोई अभी फ़ैसला जो है वो सामने नहीं आया। क्या उनकी सज़ा कम करते हैं या उनको उनकी सज़ा बरकरार रखते हैं, या उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करेंगे, या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन अमर, ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन बात है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग भी इस तरह के गैंग्स, इस तरह के नेटवर्क में शामिल हैं और काम भी कर रहे हैं, और फिर एंड पे अगर पकड़वाया जाए तो ये इदारे के लिए तो काफ़ी शर्मिंदगी की बाइस बन। आप दूर क्यों जाती हैं? पिछले साल की बात है, साबिक CTO मुल्तान यहाँ पर रह चुके हैं ज़फ़र बुज़दार साहब। मुबैना तौर पर इल्ज़ाम उन पे ये आयद किया गया। इल्ज़ाम कैसे आयद किया गया? थाना गुलगश की हदूद बनती है सैदावाला बाईपास से थोड़ा सा पीछे, तो अचानक ही पिछले साल एक गाड़ी आती है पुलिस की, उसके अंदर होती है मंशियात। जब मंशियात होती है उसको एक मुखबरी के तौर पर रोका जाता है, जिसमें पुलिस के एहलकार भी मौजूद होते हैं और सिविल के एहलकार भी मौजूद होते हैं, और जो गाड़ी होती है वो पुलिस की SP की होती है। जब उनको हिरासत में लिया जाता है, मुल्ज़मान को थाने लेके आते हैं, तो उनसे पूछताछ होती है, दौरान तफ्तीश इंकशाफ होता है, जी हम एक SP के काम करते हैं। ये मंशियात जो है मुबैना तौर पर इंकशाफ में ये बताया जाता है कि ये बताते हैं कि हमारी जो हम ये गाड़ी भी SP की है और मंशियात हम उसकी सप्लाई करते हैं। मुबैना तौर पर SP पे इल्ज़ाम लग जाता है, इंक्वायरी शुरू हो जाती है। जब अफसरान तक बात पहुंचती है, IG पंजाब तक बात पहुंचती है, तो वो इस बात को नोटिस लेते हैं, नोटिस करके इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इंक्वायरी अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, जैसे ही अभी परसों तरसों एक नोटिफिकेशन आया है, तो उस SP को जबरी तौर पर रिटायरमेंट कर दिया जाता है। जबरी रिटायरमेंट केस क्या है कि वही मंशियात में, मतलब कि वो SP भी इसके मंशियात के केस में मुलविस है। मतलब कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर यही काम करेंगे शहर के, मुझे ये बताएं कि एक थाना है जिसकी 5 से 6 किलोमीटर हदूद है, उसको नहीं पता होगा कि मेरे इलाके में कहाँ जुआ हो रहा है, कहाँ मंशियात फरोश हो रही है, कहाँ पर बुराई हो रही है, किस जगह पे उसको क्या नहीं पता होता? सब पता होता है पुलिस को। लेकिन कुछ या ड्राइवर मुलविस होते हैं, या जो थाने के कांस्टेबल होते हैं वो मुलविस होते हैं, या तफ्तीशी या अफसरान जब उनकी पुष्टपनाही कर रहे होते हैं तो फिर उनको पता चलता है। अदरवाइज़ किसी भी पुलिस, मैं समझता हूँ कि अगर मैं मुल्तान की अगर बात करता हूँ तो मुल्तान पुलिस अगर मजबूत है, हम जब क्राइम की बीट करते हैं तो हमें जब पता चलता है, किसी भी थाने जाते हैं या उसके इलाके में जब उसकी हम बात करते हैं किसी SHOs के बारे में या किसी अफसर के बारे में या तफ्तीशी के बारे में, उसकी पूछताछ करते हैं तो हमें इलाके से ही उसकी रिपोर्ट मिल जाती है कि ये किस तरह का, किस कैटेगरी का बंदा है। तो कुछ SHOs ऐसे हैं अभी भी मुल्तान में तैनात हैं, उनके इलाके में चले जाएं तो वो बताते हैं कि इलाके वाले ही बताते हैं कि नहीं यार, ये इलाके में मंशियात सप्लाई नहीं करने देता, ये इलाके में जुआ नहीं करवाने देता। तो इस कैटेगरी के लोग अभी भी मौजूद हैं। तो क्या मैं ये समझता हूँ कि अगर एक पुलिस वाला, अगर एक SHO अगर ठान ले कि मेरे इलाके में मंशियात सप्लाई नहीं होगी, मेरे इलाके में कोई बुराई नहीं होगी, तो नहीं हो सकती। अगर वो इस चीज़ में थोड़ा सा भी लूज़ करेगा, 10% या 5% या 15%, तो उसके इलाके में मंशियात भी बिकेगी, उसके इलाके में जुआ भी होगा, उसके इलाके में दीगर जराइम भी होंगे, चोरी डकैती की वारदातें भी होंगी, इस तरह की वारदातें लाजमी होती हैं। क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे, अभी पिछले साल एक रिपोर्ट पुलिस की तैयार होगी जिसमें मुतअद्दिद पुलिस एहलकार, अफसरान जो हैं वो कांस्टेबल से लेके अच्छे ओहदों तक जो पुलिस एहलकार थे, अफसरान थे, वो उनके मंशियात फरोशों से राब्ते थे। अब क्या होता है, किसी भी मंशियात फरोश को रोका जाता है या कोई भी ऐसे अफसर आते हैं
तो उनके बाद वो इलाका मंशियात जो फ़रोख्त करने वाले होते हैं वो इलाका छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे ही उनका कोई तबादला होता है SHO का, तो फिर दोबारा से वो मंशियात फ़रोश आ जाते हैं, ठीक है। तो उनसे कोई डील हो जाती होगी थाने वालों से, तो फिर वो दोबारा से मंशियात बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम क्रैकडाउन के हवाले से बात करें तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। क्रैकडाउन इस हवाले से ये किया जा रहा है कि शहर में दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर अब चेकिंग जो है वो खसूसी तौर पर CNF की जानिब से, CNF अब एक नई फोर्स जो है वो तश्कील दी गई है मंशियात फरोशों के हवाले से। अच्छा। मंशियात बड़े बड़े डीलर्स पकड़ते हैं। डीलर्स वो ऐसे पकड़ते हैं जैसे जिनके पास 10 किलो, 36 किलो, 50 किलो। अभी मैंने उनका एक डाटा देखा था जिसमें उन्होंने 36 किलो जो है वो मंशियात बरामद की एक बंदे से। फिर वो एक काम ये नहीं करते कि उनको छोड़ देते हैं, कभी भी नहीं। वो एक्चुअल बंदा पकड़ते हैं, एक्चुअल बंदे का चलान सेटअप करते हैं, उसके ऊपर एक्चुअल बंदे के ऊपर FIR करते हैं और उसके लिए उनकी माफ़ी नहीं होती। उसके लिए उनकी माफ़ी नहीं होती। नाजरीन, कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे मंशियात के ऊपर। अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अहमद, हम पुलिस वालों का तो जिक्र कर ही रहे थे कि वो सप्लाई करने में या इस तरह, और पुलिस के 2 लोग भी पिंकी वाले केस में सामने आए कि जिन्होंने पहले पिंकी के साथ मिली भगत रही, उसके बाद उन्होंने पकड़वाया। अभी थोड़ी सी सियासतदानों की भी बात कर लेते हैं कि पिंकी के ग्राहकों में 30 सियासतदान भी शामिल थे, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ऐसे अभी रिपोर्ट आई है, मुबैना तौर पर इंकशाफ हुआ है, जो कि वज़ीर आला सिंध को भी बताया गया है कि इस हवाले से कि 30 हैं जिनमें बिहाड़ी के लोग भी शामिल हैं। अच्छा। और जिनमें मतलब कि पूरे बताया यही आ रहा है कि लाहौर के भी हैं, कुछ कराची के भी हैं सियासतदान। इस वक्त तमाम जो कराची के सियासतदान हैं ना, उनमें बड़ी हलचल मची हुई है, उनके घबराहट, भाई किस किस का नाम जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा गैंग जो है वो पुलिस ने बेनकाब किया। अच्छा अमर, अब तो ये भी सुनने में आती है बात, अनफॉर्चुनेटली पहले कहा जाता था नशा एक लानत है, नशे के खिलाफ कैंपेन्स चलाई जाती थी। आजकल कहते हैं कि आजकल के जो एलीट क्लास है या पेरेंट्स हैं, उनको इस बात पर एतराज़ नहीं है कि बच्चे नशा कर रहे हैं, उनको इस बात पर एतराज़ आ रहा है कि लो क्वालिटी की वजह से हमारे बच्चों की डेथ हो रही है। क्वालिटी पे प्रॉब्लम आ रहा है। क्वालिटी पे प्रॉब्लम आ रहा है। मैं सबसे पहले बात आपको ये करता हूँ, वालिदैन को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को समझें। बच्चा नेचर क्या है, उसकी सोच क्या है, वो चाहता क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी वहाँ से यूँ हटेंगे तो वो उसने लाइन तब्दील कर देंगे। उसकी सोच के मुताबिक उसको चलने दें, काउंसलिंग ज़रूर करें, लेकिन ये नहीं कि आप उसके बरक्स चलें। ठीक है, ये काम हमारे क्यों हो रहे हैं? आपके स्कूलों में मंशियात फरोशी हो रही है, आपके कॉलेजों में मंशियात बिक रही है, आपके यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात बिक रही है। कौन सा आपका, मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा कॉलेज मुझे बता दें, कौन सा ऐसा स्कूल मुझे बता दें जहाँ पे बच्चा सिगरेट ना पीता हो। स्कूलों के अंदर सिगरेट भी, जब टीचर सिगरेट पियेंगे, जब साजा सिगरेट पियेंगे, तो क्या वो बच्चे असरअंदाज नहीं होगा? इवन के पेरेंट्स, फादर फिगर भी सामने ही फैमिली में सिगरेट स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो वो तो बच्चा बचपन से ही की काउंसलिंग जब तक बेहतर नहीं करेंगे, बच्चा अपने आप को बेहतर नहीं बना सकता। सिगरेट जो है, वहाँ से जब वालिद को देखता है सिगरेट पीते हुए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू करता है। जब कॉलेज में, स्कूल में जाता है, ठीक है, तो उससे सवाल करते हैं, कोई तेरे वालिद सिगरेट पीते हैं? वो कहता है हाँ पीते हैं। तेरे वालिद? उसने कहा नहीं, मेरे वालिद नहीं पीते। तो इस तरह के, फिर जब दोस्तों की महफिल में आता है तो फिर वो देखता है जी वो दोस्त सिगरेट पी रहा है। तो इस तरह से ये काउंसलिंग मिलती रहती है ना बच्चे को, तो वो जो काउंसलिंग है उसको जाके किसी न किसी स्टेज पे नशे की आदत लगा देती है। तो जाहिर सी बात है, हम भी उसी टेन्योर से निकले, हम भी उसी चीज़ों से निकले कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से ये चीज़ें बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल लाइफ से ही, एकेडमी लाइफ से ही ये चीज़ें मिलने को मिलती हैं। अब क्या बच्चे को, मैं ये समझता हूँ कि अच्छा ये चीज़ें क्यों बच्चे के अंदर आती हैं? एक तो बच्चे की बात ना मानना। अच्छा, बच्चे को बात मानने ना मानने की भी 2 चीज़ें होती हैं। एक, क्या वो बात उसकी गलत है? अगर गलत है तो उसकी काउंसलिंग करें, उसको बैठ के समझाएं कि बेटा ठीक है, अगर हम आपको, अच्छा ये भी छोड़ें,
नौजवान नस्ल के साथ साथ ख़वातीन के अंदर भी मंशियात की बड़ी आदत है। इस वक्त जो मुल्तान पुलिस ने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, जो कि नौजवान ख़वातीन हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि अहमद पंजाब के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होता है। इवन के डीजी खान का एक एरिया है कोर्ट का, वहाँ से लोग नशा सप्लाई भी करते हैं। ख़वातीन ने बिज़नेस बनाए हुए हैं घरों के अंदर। बिल्कुल ऐसी ही है। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब हम देखते हैं हर दूसरे तीसरे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें क्यों पैदा हो रही हैं, ये इसके पीछे कोई ना कोई वजह लाजमी होती है। क्या उस वजह को ख़त्म करने के लिए वालिदैन अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, टीचर्स क्या किरदार अदा कर रहे हैं, दोस्त, मुआशरे के लोग, फैमिली के लोग। ठीक, आज क्या होता है, हर फैमिली के अंदर ये आदत पाई जाती है कि यार ठीक है, उसका बच्चा सिगरेट पी रहा है ना, पीने दो, बजाय उसको रोकने के। अच्छा चलो, उसको कोई फैमिली ऐसे होती है जो रोक लेती है। किसी का भतीजा अगर सिगरेट पी रहा है तो चाचा ने अगर रोक लिया है तो वो उसका वालिद कहेगा जी तूने मेरे बेटे को रोका क्यों। ठीक है, या तो फिर वो रोकना छोड़ देते हैं, या तो कोई ऐसे होते हैं जो फैमिली वाले वो कहते हैं कि अच्छा पी रहा है तो अपनी ज़िंदगी पी रहा है, ठीक है, हमारा बच्चा तो ठीक है, वो ख़राब हो रहा है, होने दो। तो इस चीज़ से बचें। अपने अगर देखें हमने माहौल को बेहतर बनाना है तो मंशियात को मुकम्मल तौर पर अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें नौजवान, अब पहले था मैं आपको बताऊं चर्स, शराब, चर्स, ये अब आइस, अब कोकीन, दूसरी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जो नौजवान नस्ल के अंदर ये ज़्यादातर पाया जा रहा है। ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस नशे के अंदर, इस आदत के अंदर मुब्तला हो चुकी है कि अब इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आने वाले वक्तों के अंदर नौजवान नस्ल में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अब मुल्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पिछले साल भी थाना सीतलमाड़ी ने कार्रवाइयाँ की हैं। वहाँ से उनके हॉस्टल से, जो हॉस्टलों के अंदर जो ख़वातीन रहती हैं, जो लड़के रहते हैं, उनको जो है वो सप्लाई करने वाला गैंग जो है वो गिरफ़्तार किया। और जाहिर सी बात है, अब वो गिरफ़्तार किया, वो बाहर भी आया है, फिर वो दोबारा से उसने काम तो शुरू करना ही करना। अहमद, ये पहले भी चीज़ें थी लेकिन इतनी वर्स नहीं थी। अभी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही हैं। नौजवानों में जो ड्रग्स एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसकी क्या वजूहत हैं कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स में ख़ास तौर पर ड्रग्स एडिक्शंस बढ़ती जा रही हैं? क्या डिप्रेशन, एंजाइटी का इशू है, लोनलीनेस का इशू है? क्या वजह क्या है जो ड्रग एडिक्शन से वो एक एस्केप की तरफ जाते हैं कि हम शायद सारी टेंशन से भाग के जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मैंने अभी भी बताया है कि जब आप किसी को समझेंगे नहीं ना, तो वो कोई ना कोई अपनी तस्कीन ढूंढेगा। या तो वो चाय में भी तस्कीन ढूंढ सकता है, चाहे वो अकेला बैठ के भी कर सकता है, या जैसे कोई एंटरटेनमेंट भी करके गेम भी कर सकता है, वो नशे की आदत में भी जा सकता है, सिगरेट पे भी कर सकता है, मंशियात शराब में भी जा सकता है। मुझे सुकून किसी तरह से मिल जाए। जहनी सुकून के लिए लोग अपना सुकून, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो बेहतर तो मैं भी यही समझता हूँ कि बेहतर तो यही है कि वालिदैन, मैं समझता हूँ इसके पीछे सब वालिदैन का हाथ होता है। वालिदैन अगर बच्चे की काउंसलिंग ठीक करते, तो हर वालिदैन को पता होता है कि हमारा बच्चा क्या है क्या नहीं। लेकिन आजकल के जो जेनजी हैं अमर, उनमें काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स में और उनमें जनरेशनल गैप इतना ज़्यादा है कि वो डिस्कस नहीं कर सकते, और बच्चे डिस्कस करना भी चाहते हैं तो उनके माइंड में आता है कि पेरेंट्स की तरफ से भी अनफॉर्चुनेटली जजमेंटल बिहेवियर दिया जाता है। देखें, बात है जैसे ही पहले बच्चा होता है तो अच्छा, इसका जवाब लेते हैं अमर। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम बात कर रहे थे मंशियात के ऊपर। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? ये कौन सा ये हमारा ये तो बाकी नुकसान कर रहे हैं। जी जी, सवाल कीजिएगा। कह रहा हूँ ये तो किसान नुकसान कर बाकी ये जो ये कार्ड में पैसे देते मैंने तो आते ही कार्ड लगा के वो हो जाते हैं, फिर वो 3 महंगी देते हैं। ये खाद ये देते हैं जी, हमें टैक्स लगता है, ये जो खाद आप लेते हैं उससे टैक्स लगता है हमें। बाकी चक्कर लगा बाकी को कार्ड में पैसे नहीं होते, पैसे जाता है वो ऐसे ही कभी किधर कंप्लेन करते हैं, कभी किधर कंप्लेन करते हैं। और जो हमारे ये इन तक पहुँचाए, अगर नहीं दे रहे ये तरीका है कि ये जो कार्ड में पैसे नहीं आते हैं, ये आते हैं वो जो खाद वाले वो
सारी करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अमर, जहाँ तक सवाल समझ आया वो यही कह रहे थे कि कोई खाद के ऊपर भी इजाफी चार्जेस लिए जाते हैं, और ज़राअत के हवाले से क्वेश्चन। ये ज़राअत के हवाले से अगर क्वेश्चन है तो इनका इजाफी चार्ज देखें, आजकल खादें भी 2 नंबर बन रही हैं। इसको 2 नंबर खादें जो बन रही है उसके लिए स्पेशल फोर्स बनाई है, पेस्ट वार्निंग फोर्स। तो वो इसी हवाले से कार्रवाइयाँ करते हैं। तो या तो देखें एक फोर्स है, मैं ये समझता हूँ कि देखें फसलों को नुकसान हो जाता है, पैदावार कम हो जाती है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी है कि 2 नंबर खाद। ठीक है, मौसमी कुछ तब्दीली हैं, मौसमियाती तब्दीली हैं, तो कुछ जो है हमारे पास 2 नंबर खादें भी हैं। आप चले जाएं इंडस्ट्रियल स्टेट में, बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो 2 नंबर खाद का बिजनेस कर रहे हैं। तो बात फिर वही आ जाती है कि उनका अमला जो है जब तक उनसे मुलविस नहीं होगा तो वो कैसे फैक्ट्री चल सकती है, खाद बनाने वाली चल सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके हवाले से अगर किसी को कोई शिकायत होती है खाद की, भी मेरी खाद 2 नंबर है, तो आप कंप्लेन सेल हैं, आप 15 भी कर सकते हैं और महकमा ज़राअत से भी रब्ता कर सकते हैं जी मुझे इसने 2 नंबर खाद दी है, ये 2 नंबर खाद है जिससे मेरी फसल को भी नुकसान हो चुका है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और बाद में वो अजाला भी करते हैं। अगर आप पेस्ट वार्निंग फोर्स से रब्ता करते हैं, उन डिपार्टमेंट से रब्ता करते हैं, तो वो फिर उसका अजाला भी करवा के देते हैं कि मैंने इतने एकड़ में ये खाद डाली थी, वो 2 नंबर खाद थी, या कितने उसने क्या क्या नुकसान पहुंचाया। तो जैसे कंप्लेन बंदा करता है तो उसके मुताबिक ही वो आपको अजाला भी करवा के देते हैं। अजाला भी करवा देते हैं। अच्छा, हम मंशियात के ऊपर बात कर रहे थे, दूसरा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि पिंकी के अलावा कराची में ऑनलाइन कौन कौन से और ऐसे नेटवर्क्स हैं जो मंशियात फरोख्त कर रहे हैं? मैडम तकरीबन 70 से ज़ायद जो हैं वो अफराद सामने आए हैं। पहले तो इनके जो 3 करिंदे थे उनको जो है वो हिरासत में लिया, उनसे भी तफ्तीश जारी है। जो अभी जो पिंकी के हवाले से मज़ीद जो अहम इंकशाफात हैं वो जो DIG हैं असद रज़ा, उनका ये कहना है कि अभी जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बड़े बड़े डीलर्स जो हैं वो मौजूद हैं जो इसकी मंशियात जो है वो सप्लाई करते हैं। कोकीन, आइस और दीगर नशा जो है जो मंशियात है वो फ़रोख्त करने में मुलविस पाए गए हैं। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मोहम्मद इमरान खान बोल रहा हूँ जी, बहावलपुर से। ठीक है, सवाल कीजिएगा। गुजारिश ये है कि जी मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, ये मौसूफ तशरीफ फरमाया जो आपके साथ इन्होंने बताया कि 2 नंबर खाद के बारे में, तो मैं सब इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में, हमारी दुकानों पर, हमारी मार्केट के अंदर ये 2 नंबर खाद जो माफिया है, ये इसके ऊपर गवर्नमेंट की क्यों नहीं स्टिक नीचे चेक, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि 2 नंबर खाद के बारे में वो फरमा रहे थे आपके एंकर साहब कि जनाब वाला वो जाकर जो दरखास्त दें। अब जिम्मेदार तो मुँह टेक है, मोस्टली 99% हमारे जो जिम्मेदार हैं, हमारे काश्तकार जितने भी हैं, किसान भाई हैं, वो तो दे आर इलिटरेट पीपल, दे हैव गॉट नो सेंस ऑफ व्हाट शुड आई से इंफॉर्मेशन, हाउ टू चेक दी व्हाट शुड आई से प्योरिटी ऑफ द खाद। अब उसके लिए इनको चाहिए, महकमे को चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात यह है कि एक और भी मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा किसानों की तरफ से कि इनको चाहिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हमारी अदालतें होनी चाहिए, ताकि इनकी जो 2 नंबर खाद चल रही है, 2 नंबर सीड चल रहा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए बाकायदा एक कानूनी फोरम होना चाहिए। जैसे हमारे देखे ना प्राइस कंट्रोल में बना दी इन्होंने कमेटियां, वो अदालतें बना दी, ठीक हो गया। तो दूसरी चीज ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग जनाबे वाला ये पूरी तरह दे आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म देयर आई थिंक ऑफिशियल ड्यूटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर ड्यूटी राष्ट्र। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया। अमर, उनका बड़ा जेन्युइन कंसर्न था कि किसान जो होता है, किसान को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कहाँ जाना चाहिए। देखें, अभी ये बात कर रहे हैं कि महकमा ज़राअत में भी ऐसा इदारा होना चाहिए चेक एंड बैलेंस का। मैंने वही पहले बात की है कि पेस्ट वार्निंग फोर्स जो है स्पेशली तौर पर ये 2 नंबर खादें जो हैं ये बनाते हैं। अब ज़ाहिर किसान को हर चीज़ का पता होता है कि ये खाद कितनी कारामद है, और जो जहाँ से लेने जा रहा होता है वहाँ से भी उसको क्योंकि वैसे नहीं लेने जाता, उसको पहले लोग बताते हैं कि ये खाद इतनी क्वालिटी की है, इससे इतनी पैदावारी लागत जो है वो बढ़ेगी, वो सारा कुछ उसको पता होता है। और जैसे ही वो खाद डालता है उसके बाद अगर उसको असरात आने लगते हैं तो जाहिर सी बात है वो खाद की वजह से ही होते हैं ना। तो वहाँ पर दरख्वास्त जो है, देखें अगर मेरे साथ गलत होगा तो मैं प्लेटफॉर्म तो यूज़ करूँगा ना,
कि कोई ना कोई जो मेरे से रिलेटेड जो भी मेरे से गलत होगा मैं उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा। अगर किसी भी किसान के साथ 2 नंबर खाद की या किसान को 2 नंबर खाद मिलती है तो वो जाके पेस्ट वार्निंग फोर्स को कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद उसको वहाँ पर जो उनका इंस्पेक्टर होता है, मुख्तलिफ सर्कल के ना उन्होंने इंस्पेक्टर बनाए होते हैं, जो इंस्पेक्टर सर्कुलेशन करते हैं, जाके चेक एंड बैलेंस करते हैं, तो वहाँ पर उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। हम खुद FIRs वगैरह दे रहे होते हैं, उनके ख़बर वगैरह दे रहे होते हैं कि आज उन्होंने इतनी 2 नंबर खाद पकड़ी है, सिर्फ वो मुखबरी की होती है। उनको जब जाके कोई ये बताएगा नहीं कि ये 2 नंबर खाद है, मैंने लगाई है, मेरी इतनी एकड़ को नुकसान हो चुका है, तो वो ऐसे तो उनको भी नहीं पता लगेगा कि कौन से खाद डाल रहे हैं, हम कैसे कार्रवाई करें। लेकिन कुछ जो है उनका अपना सोर्स, मैंने अभी बात जिक्र किया है कि उनमें कुछ एहलकार जो हैं वो मुलविस में होते हैं, जिनकी वजह से फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनकी वजह से दुकानों पर 2 नंबर खाद पड़ी है। ये बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ कि मंशियात से बड़ा ये सिस्टम है, जो कि 2 नंबर खाद का जब जहर एक खिलाना कोई किसी को तो ये छोटी बात नहीं है। तो अगर किसी भी जैसे इनका सवाल था कि कंप्लेन करें, इनके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस के हवाले से इदारा होना चाहिए, तो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के हवाले से इदारा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर 2 नंबर खाद मिल रही है या इसकी 2 नंबर खाद की दुकान है, तो आप कंप्लेन करें, कंप्लेन करके उसकी टीम को वहाँ लेकर अगर इस लिहाज से देखें कि उनका भी कंसर्न बड़ा जेन्युइन है कि 2 नंबर खाद आखिर इतनी ज़्यादा मार्केट में क्यों आ रही है, इदारे की जानिब से चेक एंड बैलेंस। चलें, एक तो शिकायत तो वो दर्ज कराएंगे, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, चलें एक फॉरम है उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं से रोकी तो नहीं जा रही ना, अभी भी मार्केट्स में आ रही है, किसान उससे जाहिर है। आपको वही बता रहा हूँ कि जब तक आप इदारे के लोग मुलविस नहीं होंगे तो काम 2 नंबर नहीं हो सकता। अब पेस्ट वार्निंग वालों को पता होता है कि ये फलां बंदा ये बेच रहा है 2 नंबर खाद, लेकिन वो दूसरे एहलकारों की वजह से मजबूर होते हैं, जी उसका दोस्त है, उसकी वजह से ये हमारा थोड़ा सा निज़ाम चल रहा है, या उसको जब रेड करने लगते हैं उसको पहले बता देते हैं जी आपके पास रेड होने वाला है, ये माल थोड़ा सा आगे पीछे कर दो। इस तरह के काम हो रहे हैं, 2 नंबर काम। तो जब तक हमारे अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, शफाफियत नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, हम समझते हैं कि ये इदारों के ऊपर इदारे बनाना भी फजूल है। जब तक हम एक काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ पे इक्वालिटी, और जब तक हम इक्वालिटी नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी चीज़ के रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा अहमर, अदालतों के सामने एक जाहिर सी बात है इंसाफ फराहम करने वाला एक ऐसा फोरम है, हर इंसान वहाँ से उम्मीद लगा के ठहरा होता है कि अदालतें हमें इंसाफ देंगी। कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है तो उनकी दाद रसी के लिए उनको अदालत नज़र आती है, लेकिन अदालत के सामने ही जराइम बढ़ने लगे, अगवा होने लगे, तो क्या सूरत हाल है? ये तो मेरे ख्याल में नाउमीदी की तरफ और भी ज़्यादा चले जाएंगे लोग। मैडम देखिए, एक आजकल पता क्या होता है, असूल ये है कि मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर वो लड़की और लड़का शादी करना चाहते थे, क्या लड़की ने घर बात तो लाजमी की ही होगी ना, वालदा से या बहन से या किसी दोस्त से या कज़न से, कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। 2 ऑप्शन थे, या तो वो उसको शादी के लिए रजामंद हो जाते, या तो फिर उसकी काउंसलिंग करते, उसको बिठाते, समझाते कि बेटा हम वहाँ नहीं कर सकते, या उसमें कोई ऐसे बता सकते उसको। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। जब या कोई फोर्स किया, अब क्या किया उन्होंने, जब वो अब आप उनका रिएक्शन देखें, जब लड़की ने घर बात की होगी शादी के हवाले से या कुछ भी इस तरह के हवाले से, तो सोचो उस वक्त उनके साथ क्या रवैया रखा होगा उस लड़की के साथ, तो जो कल कचहरी में हाल हुआ। अब क्या होता है, जब उसने उनकी काउंसलिंग भी नहीं की, उस लड़की ने उस लड़के के साथ निकाह कर लिया, मज़हर अब्बास के साथ। ये आसमा है, इसने जहांगीर उसके साथ मज़हर अब्बास के साथ निकाह किया। जैसे निकाह हुआ है तो वो उन्होंने ना पीछे वर्सा जो थे लड़की के वालिद, उन्होंने ना FIR करवा दी कि मेरी बेटी को फ़लाँ फ़लाँ शख्स अगवा करके ले गया और साथ में इतने तोले सोना भी ले गया और इतनी चोरी भी करके ले गया। ये चीज़ें उन्होंने ना एक FIR करवा दी 365 की। जब FIR हो जाती है तो पुलिस उनको जब देखती है तो उन्होंने वो निकाहनामा पुलिस को भेज देते हैं, जी हमारा निकाह है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपका निकाह है तो आप सुबह कचहरी जाके बयान दे दें 164 के। अमर माजरत, वक्त ख़त्म हो गया है, इसको फिर कवर करेंगे नाजरीन। आज हफ्ते भर की स्टोरीज को हमने कवर किया, यकीनन आपने भी देखी होंगी। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमानों का तारुफ करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे इस घंटे में कि तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये भी देखा जाए कि अगर एक खातून बार बार तशद्दुद का सामना कर रही है या घरेलू झगड़े का, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, तो उससे बेहतर है कि तलाक़ की तरफ जाया जाए, बजाय ये कि औरत जुल्म बर्दाश्त करती रहे। लेकिन तलाक़ भी डेफ़िनेटली एक फ़ैमिली सिस्टम टूटता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। एक ज़ाहिर सी बात है, एक अच्छा इक़दाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी जुल्म से बेहतर है। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि तलाक़ की शरह क्यों बढ़ती जा रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। इसके ऊपर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट शमीम मुमताज़ मैडम, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। उसके बाद बात करेंगे कि एक ऐसे इदारे की जो कायम किया गया है हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों के, कंज्यूमर कोर्ट, यानी कि जैसे कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि चीज़ की जो प्राइस होती है एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा प्राइस में दिया जाता है, या कोई धोखाधड़ी या अच्छी सर्विसेज नहीं दी जाती, तो उसके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट शहरियों को क्या हकूक़, क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उसके ऊपर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़खर रज़ा मलाना एडवोकेट। सर, आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम। ठीक है सर, से आगाज़ करते हैं। सर, अच्छा सबसे पहले ये बताएं कि सार्फिन के हकूक़ क्या हैं और पाकिस्तान में इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कैसे हासिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो सार्फिन हैं, सबसे पहले ये देखना कि सारिफ है कौन। तो सारिफ अपनी उस वर्ड से ही बड़ा क्लियर होता है कि सर्फ करने वाला, इस्तेमाल करने वाला। उसमें दो चीज़ें आपकी आती हैं, आप उसमें गुड्स को भी ले लेते हैं, अशिया को भी, और सर्विसेज को भी। ये दो पार्ट हैं जिस पे बाकायदा तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने 2005 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके लिए बाकायदा तौर पे जो है वो अदालतें कायम की, जो कि अभी काम कर रही हैं। तो जब भी आप कोई किसी भी आदमी से, एक्सपर्ट से कोई सर्विसेज हायर करते हैं, बट इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कंसिडरेशन। यानी कि आपने कोई भी सर्विस इन ल्यू ऑफ सम अमाउंट या कुछ दे के आपने सर्विस ली है, तो आप कंज्यूमर हैं। अगर आप कोई भी फ्री ऑफ कास्ट सर्विस लेंगे तो वो इस लॉ के मुताबिक आप कंज्यूमर की डेफिनेशन से आउट हो जाते हैं। अच्छा, लाइक दैट आपने डॉक्टर से अगर मरीज चेक करवाया है और आपने उसको फीस अदा की है, देन यू आर कंज्यूमर। और अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं तो आप उस डॉक्टर के कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तनख्वाह गवर्नमेंट से ले रहा है, आपको फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज दे रहा है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। इसी तरह इंजीनियरिंग है, आपने घर बनवाया, कोई ठेका का काम किया है, तो ये सारी सर्विसेज में आता है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी डेफिनेशन है वो है आपकी गुड्स की। गुड्स में आप देखें कि अभी आप थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि आपका उस पर बात चल रही थी खाद पे, तो आपने खाद परचेज कर ली, तो उसमें हम सिर्फ उसकी कीमत को नहीं देखते, उसके लिए तो प्राइस कंट्रोल और बहुत से फॉरम है। लेकिन अगर आपको 2 नंबर चीज़ मिल गई है, तो ये फॉरम जो है वो ना सिर्फ किसी एक चीज़ को, जैसे कि खाद है, हर चीज़ को, यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपकी टिकटिंग है, आप कपड़े हैं, जूती है, मेकअप है, ई कॉमर्स है, कोई भी चीज़ आपने परचेज की है और वो नाकस निकली है, तो उसके लिए आपका जो हक है आपको गवर्नमेंट ने दिया है, आप क्लेम करने का, आपका जो डैमेजेस हुए हैं, आपको जो नुकसान हुआ है, वो सब कुछ आप जो है वो जाके कंज्यूमर कोर्ट से हासिल कर सकते हैं। ये राइट आपके क्योंकि आपका ये हक है कि आपको अच्छी चीज़ दी जाए। अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको साफ सुथरा मटेरियल, 1 नंबर सामान, और जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक आपको चीज़ें दी जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आप सारिफ हैं, और सारिफीन की अदालत जो है, कंज्यूमर कोर्ट जो है, आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, दूसरा ये भी जैसे कि आपने खाद का जिक्र किया, अभी उससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, कॉलर भी आए थे, तो सर जो खाद वाला इशू है, जो हमारा किसान है वो तो इस बारे में नहीं जानता कि कहाँ मैंने कंज्यूमर कोर्ट में जाना है, कहाँ मैंने ये करना है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं होती। और किसान को तो क्या, आम लोगों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती, वो उसी ही सर्कल में दोबारा गुजर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं, उनको तो आइडिया ही नहीं होता इस हवाले से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपकी बात में इस हद तक तो सच्चाई है कि हमारे किसान जो हैं उनमें एजुकेशन की रेशो बहुत कम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं, मैं पिछले 7-8 साल से ऐसे बहुत से किसानों को जानता हूँ जो बाकायदा तौर पे कोर्ट में आए, स्पेशली फर्टिलाइज़र और सीड के केसेस लेके, और उन्होंने अपने केसेस को विन किया। उनका जो लॉस था वो लाखों रुपए में था और वो उनको मिला। अब अगर हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कंज्यूमर कोर्ट के साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी बनाई है। वहाँ की जो अमला है वो मुख्तलिफ मौके पे हफ्तावार, महीनावार
वो सड़कों पे बिजनेस में जाके लोगों में पम्फलेट तकसीम करते हैं, बाकायदा लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि ये आपके हकूक़ का फोरम है, आप यहाँ तशरीफ़ लें, आप अपने जो नुकसान है उसका अजाला करें। अब दूसरी बात ये कि जब कभी भी इवन मैं आपको ये बताऊं कि ये हर ज़िले लेवल पे है, ये नहीं है कि ये सिर्फ मुल्तान में और हर जगह, ये अदालतें भी हर ज़िला लेवल पे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो भी हर ज़िला लेवल पे है। और दूसरा ये कि अभी आप खाद की जो बात कर रहे थे, जो किसान है जब उसको खाद दे दी जाती है, उसको फेंकते हुए ही उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ खाद है, स्प्रे है, ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो वो जाके उसी दुकानदार को कहता है कि आपने मेरे से पैसे लिए हैं, आपने ये मुझे रसीद दी है, मुझे बिल दिया है, मेरा आपने नुकसान किया, इसे पूरा करो। अच्छा, अब इसको अगर इस लेवल पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास गया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी इस बात का पता है, वो एक रिपोर्ट बनाएगा, उसकी फसल को विजिट करेगा, उसके बाद रिपोर्ट बना के उसके हाथ में थमा देगा कि कंज्यूमर कोर्ट मौजूद है, आप वहाँ जाएं, मेरी रिपोर्ट, अगर मेरी शहादत की आपको कहीं ज़रूरत होगी तो मैं आपके साथ हूँ, आप जाके अपना क्लेम फाइल करें। ये बाकायदा तौर पे हर डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को आगाही फराहम कर रहा है ताकि लोगों को प्रॉपरली उनके हकूक़ जो हैं वो मिल सकें। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही है, आपके फोरम पे बहुत दफ़ा मैंने कंज्यूमर कोर्ट की आगाही लोगों को दी है, रोही टीवी पे ख़ास तौर पे आके, और आज भी हमारा वही सेशन था। मैं बार बार लोगों को यही कहता हूँ कि आप अपने हक को जानिए, और एक बंदे को पता है तो वो एक सीरीज़ बना दे, वो 10 लोगों को और भी बताए, जो आज मुझे सुन रहे हैं वो हमारे पैगाम रसां के तौर पे बाकी लोगों को भी बताएं कि हमारे पास ये फोरम मौजूद है, ये कोर्ट मौजूद है, हमें अपना हक लेना चाहिए। किसी को जो है वो बिल्कुल खुला नहीं छोड़ देना चाहिए कि हम भी पैसे कमाते हैं। जो किसान है वो धूप में पानी लगाता है, धूप में खाद देता है, और गर्मी को बर्दाश्त करता है, सर्दी को बर्दाश्त करता है, रात में दिसंबर की ठठरती रातों में जब वो काम कर रहा होता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाए तो उसके पल्ले कुछ नहीं बचता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस लेवल पे जाके ऑफ कोर्स अभी और भी ज़रूरत है इसको, ताकि लोगों तक इसकी प्रॉपर आगाही हो। बहुत हद तक हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस पे बहुत सारा काम बाकी है। अभी भी इस पे बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा शमीम, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चियाँ अपनी पसंद की शादी भी करने के लिए आती हैं, और ये भी देखने को मिलता है कि तलाक के लिए भी लेने के लिए रुजू कर रही होती हैं, खुला के लिए कर रही होती है। उसके पीछे क्या वजूहात हैं? आजकल के ज़माने में क्या बच्चियों को अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है? पहले के ज़माने में बच्चियाँ बर्दाश्त करती रहती थी, उनको अपने हकूक़ का नहीं पता था, आजकल की बच्चियों को हकूक़ का पता है। क्या हुआ है सब? मेहरबानी आपकी कि आपने हमें इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। किसी भी चीज़ की कोई एक वजह तो हो भी नहीं सकती, ना ही होती है। कोई भी रिश्ता बनता है तो उसके बनने की भी बहुत सारी वजूहात होती हैं तो ही बनता है, और जब टूटता है तो भी कोई एक वजह नहीं होती, वो लास्ट मूवमेंट होता है जिस पे बर्दाश्त एंड हो जाती है। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, मेरी अपनी पर्सनल जो राय है, मैं कहती हूँ कि बर्दाश्त हमारी बहुत ख़त्म हो गई है। अवेयरनेस, अगर आप कहें कि हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लें या नेट यूज़र हैं तो उसको आप अवेयरनेस नहीं कहेंगे। आप अवेयरनेस तो वो होती है आपको पता हो कि ये मेरे हकूक़ हैं, अगर अल्लाह ना करे मेरे साथ कोई मसला होता है तो मैंने इस तरह इसे इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ छोड़ देना मसले का हल नहीं होता, कोई भी चीज़ छोड़ देना मसले का हल नहीं होता। और तलाक की रेशो भी यही है कि हर कोई समझता है कि पहले लोगों को ये होता था, बड़े बुजुर्गों की बात मानते थे कि नहीं ये फलां को बुरा लग जाएगा, या फलां इससे बुरा मना जाएगा, या हमारे इतने रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। अब लोग कहते हैं भाई किसी की क्या परवाह, सिर्फ अपनी ज़ात की फिक्र है लोगों, सिर्फ अपनी ज़ात की फिक्र है। वो कहते हैं कि हमें ना शऊर है, इसको शऊर नहीं कहते आप, इसको जल्दबाजी भी कह सकते हैं। जिस तरह तलाक की रेशो बढ़ रही है, रन अवे मैरिजेस की भी उसी तरह ही बढ़ रही है। एफिलेशन भी उसी लेवल पे जल्दी ही एफिलेट हो जाते हैं एक दूसरे से किसी भी रिलेशन में, और उस हिसाब से ही टूट भी जाते हैं। तो मेरा ख्याल है बर्दाश्त होनी चाहिए, और कंटिन्यूसली आप किसी भी चीज़ को एक टाइम देंगे, किसी के साथ आप रहेंगे तो फिर जाके आपको समझ आती है। किसी भी इंसान के समझने के लिए ना तो 2 दिन में किसी को समझ आती है, ना 1 महीने में समझ आती है। हमारे पास लोग हैं, मेरे पास वो वाले भी केस आए हैं जिसमें सिर्फ 1 महीना शादी को हुआ था और वो डाइवोर्स लेने के लिए आ गए। 1 महीने में तो आपको अपने घर का किचन मैनेज करने में लग जाता है, किसी दूसरे घर आप उठ के जा रहे हैं, 1 महीने में तो उनके घर का माहौल समझ नहीं आता आपको।
बिल्कुल थोड़ा ऐसे। सा आप भी टाइम दें उनको, और उनको भी चाहिए, ससुराल वालों को भी, वो भी थोड़ा सा टाइम दे कि ये माहौल को समझे, फिर हम इन पे जिम्मेदारियां डालें। फिर इन पे जिम्मेदारी डालें। अच्छा, आप तो मैडम कोर्ट में होती हैं, डेफिनेटली ऐसे केसेस देखती भी होंगी कि तो क्या वजूहात होती हैं कि तलाक ले ली जाती है? कौन कौन सी वजूहात ऐसी होती हैं, छोटी छोटी वजूहात जो आप इम्पेशेंस की जिक्र कर रही हैं कि बच्चियाँ या बच्चे इम्पेशेंट हो गए हैं, तो कौन से ऐसे फैसले होते हैं जिनकी बेस पे जल्दबाजी में वो डिसीजन इतना बड़ा ले रही होती हैं? बस होते तो बेसिक घर वालों के ही मामलात है। मियाँ बीवी का आपस में कोई क्लैश नहीं होता, किसी मियाँ बीवी का भी। मेरी जहाँ तक 15 साल हो गए, 2011 से मैं वकालत कर रही हूँ, कोई भी मियाँ बीवी होंगे ना, वो मियाँ बीवी की आपस में कोई लड़ाई नहीं होती। तीसरा बंदा कोई भी हो सकता है, वो नंद भी हो सकती है, वो देवर भी हो सकता है, वो सास भी हो सकती है, वो ससुर भी हो सकता है, वो लड़की की या लड़के के, दोनों की हो सकते हैं। मेरे भाई को ये कह दिया, या मेरी बहन को ये कह दिया, मेरी वालदा को ये कह दिया। वो जब होती है ना प्रायोरिटीज चेंज, क्योंकि एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं, पहले तो उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। फिर मेल हजरात कहते हैं कि भाई जो हमारे घर आई है वो एज इट इज, जैसे ही आई है ना, आते ही वैसे घर मैनेज कर लें जैसे पहले हमारी वालदा कर रही थी। अब वालदा को भी उस लेवल पे मैनेजमेंट सीखने के लिए टाइम लगा डेफिनेटली। तो वो ना सासें टाइम देती हैं, ना लड़कियों की माएँ टाइम देती हैं बच्चियों को, कि कोई बात नहीं कि आप 2-4 महीने रहें, समझें, हो जाते हैं ऊपर नीचे। माँ बाप भी कोई पूरी फरमाइशें आपकी पूरी नहीं करते होते जब हम कमा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है दोनों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। डेफिनेटली एक रिश्ते को टाइम देना पड़ता है। और जो तीसरा लोग होते हैं, जो थर्ड पर्सन होते हैं, उनको चाहिए थोड़ी सी कोशिश करें, न्यूली मैरिड कपल को थोड़ा सा टाइम दिया करें कि ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसानी से चला सकें। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की इतनी जल्दी ज़रूरत ही क्या है जब इतनी ज़िंदगी पड़ी है। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे यहीं से। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे डिवोर्स के ऊपर कि डिवोर्स की रेशो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्या वजूहात हैं। मैडम शमीम हमारे साथ हैं। अच्छा मैडम, ये भी बताएं कि आपने जिक्र जैसे आप कर रही थी कि कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन भी नहीं है, फिर थर्ड पर्सनस की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से डिवोर्स होती है। तो क्या ऐसी क्या वजूहात हैं? क्या फाइनेंशली कपल आजकल के इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होते जिसकी वजह से उनको बेयर करना पड़ता है थर्ड पर्सन को, पेरेंट्स हो जाएं या नहीं? मेरा ख्याल है फाइनेंशियल कोई वजह भी नहीं होती, फाइनेंशियल कोई वजह भी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग वजह होती है। मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कंप्रोमाइज कर जाए, तो सारी दुनिया भी लड़ती रहे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मियाँ बीवी ने ही जिद बना लेनी है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो फिर वो बहुत सारी बातें वजूहात बन जाती हैं उसमें। तो उसके लिए यही है कि भाई आप फाइनेंशियली देखें, जरूरियात जिंदगी तो है ही है हर बंदे की, उस लेवल तक होती है। लेकिन मैंने नहीं देखा आज तक कि फाइनेंशियली कोई वजह हो कि ये गरीब है मैं इसलिए इसको छोड़ के जा रही हूँ, इस तरह की कोई वजह आज तक हमारे सामने नहीं आई। सिर्फ वजह यही होती है कि एक तो कॉम्प्लेक्स होता है, भाई अगर मेरी अम्मी ने कह दिया कुछ मेल और मेरी बहन ने कह दिया तो वो तो 100% ही सही होंगे ना। मेरी बीवी तो गलत कह सकती है, मेरी माँ और बहन गलत नहीं कह सकते। फिर लड़की के वालिदैन है तो वो लड़की भी ये कि मेरी माँ और मेरी बहन भाई तो गलत कह नहीं सकते, आपके बहन भाइयों ने गलत कहा है। वो वाले मसाइल होते हैं। फाइनेंशियल कभी भी कोई मसला आके उस वजह नहीं बनी। मैं इस सिनेरियो में पूछना चाह रही थी कि क्या लड़का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता अगर वो अंडरस्टैंड भी कर जाते, जैसे कि आपने जिक्र किया है कि दोनों कपल, अगर दोनों जो फरीक होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होना चाहते लेकिन उसके बावजूद भी उनको अलग करा दिया जाता है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर, अगर फाइनेंशियली लड़का इंडिपेंडेंट भी हो और इतना ज़्यादा, फिर प्रेशर में आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं से फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहा होता है, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसे लड़के प्रेशर में भी आ जाते हैं मैडम। वो उसमें यही है कि अगर तो लड़का स्टेप लेने वाला है, कोई भी मेल है, वो कहता है कि मैंने उतनी ही इज्जत अपनी बीवी को भी देनी है, उतनी ही अपनी माँ को भी देनी है, फिर तो वो स्टेप लेता है। वो माँ की भी इज्जत उसी ने करवानी है, बीवी की भी इज्जत उसी ने करवानी है। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो के भी वो एक अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड का मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियली कि अलग से हर चीज़ मैनेज करना, फिर रिश्तेदारियां ख़त्म हो जाती हैं, फिर बहन भाई छोड़ देते हैं, वो मामलात फिर भी वही तीसरा बंदा ही इन्वॉल्व रहता है उसमें। फाइनेंशियल तलाक की आज तक कोई वजह सामने नहीं आई कि वो गुर्बत की वजह से किसी ने छोड़ दिया या उसने मुझे खर्चा नहीं दिया।
वो जब ना बसना हो तो फिर बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये वजह नहीं होती कि फाइनेंशियली किसी ने किसी को छोड़ दिया है। वो अपनी मर्जी से वो चाहे तो लाखों दे दें, और लाखों पे भी खुश नहीं होते जो नहीं होते, और जो इन्होंने खुश होना होता है वो 200 के सूट में भी खुश हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो फाइनेंशियल कोई वजह नहीं। फाइनेंशियल तो कोई भी रीजन नहीं होती खातून के छोड़ने की, कि हाँ घरेलू झगड़े हो सकते हैं। जी जी, झगड़े ही हो होते हैं, वही झगड़े ही तो होते हैं जो तीसरा बंदा करवाता है। अच्छा थोड़ी सी कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर भी अब बात करते हैं। सर थोड़ा सा ये बताएं कि अगर एक दुकान एक्सपायर्ड चीज़ को सेल करता है, या मतलब वो बंदा दूसरा बायर ले भी जाता है, तो उसके खिलाफ फिर वो क्या कर सकता है? जो शिकायत दर्ज करवा सकता है या क्या करवा सकता है? देखिए, अभी जो आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिक्स है। एक्सपायर चीज़ में दो तरह की चीज़ें, एक है हेल्थ से रिलेटेड और एक है आपके वेयर एंड टेयर से रिलेटेड। अगर एक एक्सपायर चीज़ ऐसी है जो आपने बतौर फूड ली है, जैसे कि आपने ब्रेड ले ली, एक्सपायर है, आपने कुछ भी खाने का सामान लिया है, तो वो कल कला आपकी जान का खतरा भी हो सकता है, आपकी हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो उसके लिए और दूसरा जो है एक्सपायरी में आप लाइक दैट इवन कपड़ों को भी देख सकते हैं, वेयर एंड टेयर की चीज़ें हैं, उसकी भी एक्सपायरी है, क्योंकि शेल्फ लाइफ तो हर चीज़ की है। तो उसके लिए दोनों में थोड़ा सा फ़र्क इतना हम लेंगे कि एक बंदा गया, उसने एक्सपायर चीज़ ली, उसने उसको खा लिया और उसके बाद वो बीमार हो गया, तो स्टेप वाइज उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वो हॉस्पिटल जब गया, साफ ज़ाहिर वो बीमार हुआ तो हॉस्पिटल गया, उसके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, उसने मेडिसिन ली है, वो सारे बिल उसके पास मौजूद हैं, तो वो उसे किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो खुद से एक लीगल नोटिस बनाएगा इन द नेम ऑफ शॉपकीपर अलॉन्ग विद मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर की भी जिम्मेदारी है जो आके सप्लाई दे रहा है किसी भी मार्ट पे, किसी भी स्टोर पे, कि वो अपनी चीज़ों को चेक करता रहे कि मैंने जो सप्लाई की हुई है क्या वो सब ख़त्म हो गई हैं। तो वो दोनों को लीगल नोटिस देगा और उसमें वो लिखेगा कि एक तो ये कि मैंने ये 120 रुपए की ब्रेड ली थी, तो उसका वो एक्चुअल लॉस है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में 3-4 चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको एक्चुअल लॉस मिलता है जो आपने पैसे लगाए हैं, उसके बाद आपको डैमेजेस मिलते हैं। डैमेजेस हैं वो आपकी सेहत वाले हैं, यानी कि उसके खाने के बाद वो बीमार हुआ, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर की कंसल्टेशन पे की, वो भी मिलेगी। उसके बाद उसने मेडिसिन ली, वो भी मिलेगी। फिर इसके साथ साथ उसके डैमेजेस में जो है वो आता है कि 3 दिन वो घर रहा, वो बीमार रहा, उस 3 दिन में उसने कुछ ना कुछ कमाना भी था, तो वो भी उसका लॉस है, उसको हम कंपनसेशन बोलते हैं, तो वो कंपनसेशन भी क्लेम करेगा। सो एक्चुअल लॉस, डैमेजेस, कंपनसेशन। और फिर अगर उसने अपने इस केस को फाइट करने के लिए लॉयर की खिदमात हासिल की हैं, तो लॉयर अपना सर्टिफिकेट लगाएगा कि मैंने इससे इतनी फ़ीस वसूल की है, तो वो फ़ीस भी वो जो है वो कोर्ट से क्लेम करेगा, और इस पे किसी किस्म की कोई कोर्ट फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। यानी अगर आप सिविल कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो कोर्ट फीस लगानी होती है डैमेजेस क्लेम करते हुए, जबकि कंज्यूमर कोर्ट में अगर आप अपने डैमेजेस और कंपनसेशन ले रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कास्ट है, उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। लीगल नोटिस जाएगा, 14 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर मेंशन होता है, ये लीगली लॉ में मौजूद है सेक्शन 28 में, कि 14 दिन के अंदर अंदर उसने अगर आपकी जो नुकसान है, आपने जो कहा उसने आपको राजी कर लिया और उसने पूरा कर, शॉपकीपर ने और मैन्युफैक्चरर ने, देन केस क्लोज। अदरवाइज विद इन 1 मंथ, मीनिंग दैट कि 14 दिन वो जो आपने उसको दिए और नेक्स्ट आपके जो है 16-17 डेज जो बनते हैं, टोटल 30 डेज है, 1 मंथ नहीं है, 30 डेज है। ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर वो एक पिटीशन लिखेगा, एक एप्लीकेशन लिखेगा इन द नेम ऑफ द जज, कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है। वो सारे प्रूफ साथ लगाएगा और कोर्ट में जाके केस फाइल कर देगा। कोर्ट में जाके केस फाइल कर देगा। नाजरीन, कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम डिस्कस कर रहे हैं डिवोर्स के इशू जो पैदा होते हैं और ख़वातीन या मर्द दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैडम शमीम हमारे साथ हैं। अच्छा, पहले हमने जिक्र किया, आपने भी उसके ऊपर बताया कि जो थर्ड पर्सन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वजह से थोड़े से बच्चे भी इम्पेशेंट हो जाते हैं और फिर डिवोर्स ले लेते हैं। और फिर जो ख़वातीन मैडम तशद्दुद के बाद आती हैं डिवोर्स लेने, उसके केसेस कितनी शरह में देखते हैं, उनकी रेशो क्या है, तशद्दुद करते हैं, ख़र्चा नहीं देते, या इस तरह की जब बातें आती हैं?
रेशो 50-50 होती है, क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग नहीं भी बताते, लेकिन वो कहते हैं कि बस हमने तलाक लेनी है, हमने रहना ही नहीं है इनके साथ। तो वो जब लड़ाई हो रही होती है, कोई भी बात होती है, वो जवाब देते हैं। जाहिर है थोड़ा सा चाहिए मर्द को भी, जब औरत गुस्से में है तो वो बर्दाश्त कर ले या वो गुस्से में है तो वो बर्दाश्त कर ले। अभी ऑफ द रिकॉर्ड सर ने कहा कि 30 सेकंड, तो वो 30 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो जब जाहिर लड़ाई हो रही होती है तो उस वक्त कौन बर्दाश्त करता है। जब औरत कोई बात कर रही होती है तो असल में तो वो होता है, तो उसमें मर्द गलत होता है, जहाँ उसे पता होता है कि भाई मैं गलत हूँ, तो वो फिर ज्यादा चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है और हाथापाई पे हो जाता है कि मैं अपनी गलती किसी तरह तो ओवरकम करूँ अपनी गलती पे। वो फिर एक दफा की मार से कोई भी तलाक नहीं लेता। वो जब एक दफा हाथ उठ जाता है फिर उनकी आदत बन जाती है, बात पे कभी भी सालन सही नहीं है तो कभी खाना सही नहीं है तो कभी बच्चों को क्यों नहीं टाइम पे भेजा, तो वो फिर उनकी ना एक हेजिटेशन होती है। जो पहली दफा उतर गई तो समझे वो हर वक्त ही वो करते रहते हैं। कुछ अरसा बर्दाश्त कर लेती हैं, खास तौर पे जिनके बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे हों तो वो बर्दाश्त करती रहती है कि जो हमारे बच्चे हैं हम लेके किधर जाएं, फिर माशरा क्या कहेगा। जो हमारे यहाँ का तकरीबन यही कल्चर है कि भाई जो भी हो, चाहे मर्द की भी गलती हो, गलती औरत की ही कही जाती है। वो मर्द की गलती की वजह से भी तलाक होगी तो वो गलत औरत को ही कहा जाता है, मर्द को कभी भी गलत नहीं कहा जाता। तो वो बहुत जब उसकी एंड हो जाती है वो फिर आके इस वजह से तलाक लेती है कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरा खुद मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे बच्चों का मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस चीज़ पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, मैं नहीं रह सकती। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मैडम, वो कमरे में बंद कर करके मारते हैं अपनी बीवियों को कि कोई आके हमें छुड़वाए भी ना। वो लोग भी रहते हैं कि बच्चे हैं हमारे, बच्चे हमारे रुल जाएंगे। तो ये चीजें चलती आई हैं, हमारे कल्चर का ही हिस्सा है ये, और ये खत्म भी नहीं हो सकती। अच्छा, पढ़ाई ने कपड़े तो चेंज किए हैं, मेंटल लेवल वहीं का वहीं है लोगों का। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है कि वो हाथापाई, मार कुटाई और हर बात पे चिढ़ना, बेगमों को पॉइंट आउट करना, हर बात पे तंज करना, थप्पड़ मार देना उनके लिए मामूली बात होती है। तो ये दोनों तरफ से ही गलत है। जाहिर है लेकिन लड़ाई हो रही होती है तो जबान तो चलानी है, तो आप मुंह से जवाब दे दें। अगर औरत कोई जबान चला रही है तो आप भी जबान चला के जवाब दे दें। लड़ाई हो जाती है, कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें लड़ाई ना हो, या 100% आइडियल सिचुएशन तो किसी घर के भी नहीं होती। लेकिन ये है कि भाई हाथापाई को तो नहीं होना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए, और ये बहुत बुरी बात है। हमारे इस्लाम ने भी इसको मना किया है। और जो मुहज़्ज़ब फैमिलीज के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत एक नीच लेवल की हरकत है कि आप इतना गिर गए हैं कि आपने हाथ उठाया है। तो भाई औरत तो चले कम बर्दाश्त होती है उसमें, तो मर्द में तो ज्यादा बर्दाश्त होती है, वो जरा स्ट्रांग ज्यादा होता है, तो वो चीजों को मैनेज ज्यादा अच्छे से कर सकता है। तो उसको चाहिए थोड़ा सा अच्छे से कर ले, वो गुस्सा सुन ले बेगम का, बिल्कुल सुन ले उसका गुस्सा, बाद में उसे पूछे वे बताओ अब वजह क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि दोनों जानिब से, मर्द हो या औरत हो, किसी की जानिब से भी अगर तशद्दुद किया जाता है तो वो हमारी सोसाइटी में उसे कोशिश किया करें कि डिस्करेज किया करें। अनएक्सेप्टेबल है, चाहे वो मर्द की जानिब से किया जाए या औरत की जानिब से किया जाए, दोनों जानिब से ये एक्सेप्टेबल नहीं है तशद्दुद किसी भी सूरत हाल में। वो कहते हैं ना कि जब दलाइल का खात्मा हो जाता है तब हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो दलाइल से बात की करें, कोशिश की करें कि बातों से अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया करें। अच्छा मैडम, थोड़ा सा खुला पे भी बात करते हैं कि खुला और तलाक में क्या डिफरेंस होता है। खुला में ये है कि खुला को कहेंगे कि आप जाके कहें कि मैंने तलाक लेनी है। उसमें यह है कि आपके पास जो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो हक महर में आपको चीज़ें दी गई हैं, बाज़ दफ़ा सोना जेवरात भी होते हैं, प्लॉट मकान भी होते हैं, तो वो उसमें कुछ परसेंट वो डिफरेंट रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ के मुताबिक कभी वो उसको 100% सरेंडर करना पड़ता है, कभी परसेंटेज ही 75% सरेंडर करेगी, 25% वसूल करेगी, कभी 100% होता है। खुला की सूरत में उसे वो जो हक महर है उसको सरेंडर करना पड़ता है। और जो तलाक है, तलाक का ये है कि उसमें ये है कि भाई वो आएगी तलाक लेगी, लेकिन वो उसमें हक महर अपना नहीं सरेंडर करेगी, वो उसके लिए उसको प्रॉपर एविडेंस देनी पड़ेगी। अच्छा, उस जिसमें हक महर सरेंडर करना है तो वो खुला है। वो आएगी, उसने कहा सर मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना, तो कोर्ट्स उसी वक्त उसके स्टेटमेंट लिख के उसको
डाइवोर्स दे देती हैं, ठीक। डिग्री कर देती हैं उनका केस जो खुला का होता है। और जो तलाक का होता है कि जिसको हम लिखते हैं सिर्फ तनसीख निकाह, बार बनाए खुला नहीं लिखना, सिर्फ तनसीख निकाह है, तो उसमें प्रॉपर इशू फ्रेम होते हैं, जजेस उस पर इशू फ्रेम करते हैं और बाकायदा एविडेंस होगी उस पर कि गवाह आएंगे, वो दोनों तरफ से गवाह आएंगे, जिरा होगी, उसके बाद कोर्ट देखेगी कि आया वाकई जो ये डिवोर्स लेना चाहती है और इसने अपनी काज ऑफ एक्शन अपनी बताई है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती, वाकई वो सही है, तो फिर वो उसका केस डिग्री कर देगी, लेकिन उसका हक महर वो उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा। उसका हक महर उसको एज इट इज़ जितना उसका लिखा हुआ था, जेवरात थे या मकान प्लाट था, वो उसको उतना ही मिलता है। वो उसको उतना ही मिलता है। अच्छा, थोड़ा सा मैडम ये भी बता दें कि इस्लामी और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तलाक का सही तरीका कौन सा है? सही तरीका तो हम सबको ही पता है कि शौहर ने तलाक देनी है और बीवी ने लेनी है। देनी तो उसी ने है जिसका निकाह है, लेकिन वो भी इस तरीके अच्छा, से कि मैडम अक्सर ये इस बात पे भी बड़ा इख्तलाफ आता है कि शौहर हजरात जो होते हैं वो गुस्से में डिवोर्स देते हैं, और गुस्सा दूसरी जानिब से कहा जाता है कि जाहिर सी बात है हराम है, और हराम में हलाल काम करना वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये इस पे बड़ी कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, हमारे लॉज भी और हमारा मजहब भी ये कहता है कि जब अगर उसने गुस्से में दी है, अभी दी है, अगर आपको 10 मिनट बाद, उसे घंटे बाद, इवन के 2 दिन बाद, 90 डेज का टाइम है, 3 मंथ का ना, उसमें भी उसको रियलाइज हो जाता है, तो वो उसको कोई और करने की जरूरत नहीं है, वो उसकी मैरिज इंटैक्ट है। अगर हाँ 90 डेज गुजर गए हैं फिर भी वो कहता है कि भी नहीं, मैं अब हो गया जो हो गया, तो उसमें फिर तो डाइवोर्स हो जाती है। जाहिर है फिर उसका एक जो तरीकाकार है भाई, वो इद्दत का पीरियड भी होता है। फिर अगर वो मियाँ बीवी दोनों रजू करना चाहें, उसने गुस्से में अनाउंस कर भी दी है, ठीक है, तो वो उसको रियलाइज हो जाए कि भाई मेरी गलती है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, वो बीवी से भी पूछे, ठीक है, ये नहीं है कि वो कहे और वो कहे कि नहीं भाई मेरा निकाह है। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही उसको वो उनकी रजू करके वो शादी बचाई जा सकती है। वो शादी बचाई जा सकती है। आप कंज्यूमर कोर्ट पर भी बात करते हैं, और ऑनलाइन आजकल काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग कोविड के बाद से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ चले गए, तो उस पे शॉपिंग फ्रॉड, अक्सर वेबसाइट से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो दिखती कुछ है और जब आती है तो वो बहुत ही बुरी होती है, और खोलने के बाद वो सारी एक्सपेक्टेशंस, वो सारी खुशी ख़त्म हो जाती है। तो सर ये भी कंज्यूमर कोड के ज़ुमरे में आता है, और इस पर क्या कवानीन है, क्या किस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए अगर कुछ बुरी चीज़ आ जाती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बेसिकली ई कॉमर्स जो है वर्ल्ड वाइड जो है अब बहुत फेमस है, और आपके स्पेशली जो ब्रांड्स हैं अब वो भी मोस्टली अपने पेजेस पे आ गए हैं, अपने पेजेस से वो भी अपनी सेल को बढ़ा रहे हैं। और इवन अब तो आपकी जो फूड है वो भी ई कॉमर्स पे आ गई है, आपकी डिलीवरी मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ डिलीवरी कंपनीज जो हैं वो उनको डिलीवर कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर लॉ जो है उनके लिए एग्जैक्टली सेम है जैसे कि आप शॉप से जाके कोई चीज़ खरीद रहे हैं। अब उसमें सिंपली फ़र्क कितना है कि जब भी ख़वातीन ख़ास तौर पे क्योंकि शॉपिंग करती हैं, मर्द हज़रात भी कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो ई कॉमर्स है उसका फ़ायदा ख़वातीन उठाती हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि हम जिस पेज से शॉपिंग करने जा रही हैं क्या दैट इज़ रिलेटेड टू दैट कंपनी, दैट ब्रांड, या ये कुछ ऐसा है जो दिखता कुछ और है और बिकता कुछ और है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने एक स्फायर के सूट का ऑर्डर दे दिया, एग्जांपल आपको कोट कर रहा हूँ, और जब आपने खोला तो उसमें गर्मियों का एक कंबल निकल आया। ये मोस्टली होता है कि उसमें सूट ही नहीं होता। एक तो ये ना कि सूट आया और वो 2 नंबर था, व्हाटसोएवर जो भी था। होता ये कि आप ऑर्डर जूते का दे रहे होते हैं तो सूट निकल रहा होता है, सूट का दे रहे होते हैं तो जूता निकल रहा होता है। तो इस पे कंज्यूमर कोर्ट बिल्कुल आपको सपोर्ट भी करता है, आपके डैमेजेस वगैरह भी आप क्लेम कर सकते हैं। सर ये चले, अच्छा एक फेमस XYZ कोई भी ब्रांड है, वो चीज़ हमें उसके खिलाफ छोटे छोटे अननाउन पेज होते हैं, उनसे भी चीज़ें अक्सर लोग ऑर्डर करते हैं और वो बड़ी ख़राब सी निकल आती हैं। और कुछ लोगों का पहले कहना होता है, उसके ऊपर फीडबैक भी बड़े शायद पेड होते हैं या पता नहीं अनपेड होते हैं, दिए हुए होते हैं। कुछ लोग साथ वाले भी कहते हैं कि अच्छी चीज़ आई थी हमारी, तो दूसरे लोग भी मंगवाते हैं, वो बुरी चीज़ निकल आती है फिर, और वो कुछ दिनों बाद वो पेज भी गायब हो जाते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। बेसिकली क्या है कि ये वो मतलब आप ये कहें कि जो बेचने वाला है या जो उस पर काम कर रहा है, 2 नंबर बंदा जो है उसने तो 2 नंबर ये कुछ लम्हे के लिए करनी है। अब हमें ये कैसे देखना है कि ये पेज 1 नंबर है,
हमारे मोस्टली जो ई कॉमर्स यूज़र हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपने बताया कि नीचे कमेंट्स में गए कि कितने इनके अच्छे फॉलोअर हैं, कितने स्टार हैं, ये सारे पेड हैं। मोस्टली यही होता है कि ये सारे पेड होते हैं और इसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इनको जब किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस हो रहा होता है, वो बजाय इसके कि ये सोचे कि मैंने कुछ पैसे लेने, उनको ये सारा कुछ कर लेना चाहिए फौरी तौर पे। उन पेजेस को अपने सोशल मीडिया पे लेके आए, उनको लोगों को अवेयरनेस दे कि ये पेज मैंने यूज़ किया था, इसने मेरे साथ ज्यादती की और ये गलत है, ताकि बाकी लोग उससे बच जाएं। ये हमारी ड्यूटी, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी ये हमारी ड्यूटी है। और अपना नुकसान लेने के लिए हम कंज्यूमर कोर्ट की अगर बात करते हैं या अपने हकूक़ की बात करते हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें डिलीवरी जो दे रहा है, मोस्टली होता है आपका कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो हमें जो डिलीवरी देने के लिए कंपनी आ रही है, हमें इनके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए अभी पेज के ऊपर तो आपको कोई एड्रेस नहीं है कि वो कंपनी कहाँ फॉल करती है, लेकिन अगर XYZ डिलीवरी कंपनी जो है वो आपको आके आपका पैकेट हैंड ओवर कर रही है, तो आपने पैसे किसको पे किए? आपने तो डिलीवरी कंपनी को किए। तो सबसे पहले जो आपका टारगेट है वो डिलीवरी कंपनी है। आप उसे पार्टी बनाएंगे, नीचे उस पेज को, कंपनी को, जिसका भी नाम है उसको पार्टी बनाएंगे थ्रू दैट डिलीवरी कंपनी, बिकॉज यू पे एवरी अमाउंट टू दैट डिलीवरी कंपनी। और आप कंज्यूमर कोर्ट में चले जाएं, ये सोच के चले जाएं कि मुझे भले कुछ मिले ना मिले। वो डिलीवरी कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले वो उसके साथ अपना नाता तोड़ेगी कि भाई हम आपका सामान डिलीवर नहीं करेंगे, हमारी बेइज्जती हो रही है। देखिए अपना बिजनेस कोई खराब नहीं करता। दूसरा, आपको उसका वो एड्रेस देंगे कि वो कंपनी कहाँ पे फॉल कर रही है, फिर आप उसके साथ कानूनी जंग लड़ें अपनी। ये कोई लंबी चौड़ी जंग नहीं है। मैं एक चीज़ हमारी रह गई थी, ये मैं फिर अपने सार्फिन को बता रहा हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट में वो सदियों की वकालत और वो केसेस और वो नहीं है। जिस दिन आपने कोर्ट में केस फाइल किया, विद इन 90 डेज कोर्ट में उसका डिसीजन करना है, ये लॉ में प्रोवाइडेड है। अच्छा, विद इन 3 मंथ उसको डिसाइड होना है। उसमें वो नहीं है कि वो नोटिस गया, नोटिस आया, बंदा गया, बंदा आया, ऐसा नहीं है। उसमें वारंट्स हैं, बेलेबल वारंट है, नॉन बेलेबल वारंट है, अरेस्ट है, और उस बंदे ने आना ही आना है कोर्ट में। कोर्ट ने, क्योंकि वो कोई मतलब है, उसकी जो पावर्स हैं वो सेशन जज साहब के पास पावर्स हैं। अभी तो और अच्छा कर दिया गया है कि पहले ये होता था कि स्पेशली एक कोर्ट थी, उसमें एक जज साहब बैठते थे। अभी उसमें अमेंडमेंट हुई है और अभी डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज साहब के पास पावर है। उन्होंने बाकी नीचे उनके पास जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनके पास ये पावर्स चली गई हैं। तो कोर्ट्स बढ़ गई हैं, काम बंट गया है। तो ये जब इसको बांट दिया जाता है तो फिर उसको और स्पीडली हो जाता है। तो आपको इसमें इंसाफ में ताखीर नहीं है। आपका 90 डेज में आपको आपका राइट मिल जाना है, इफ़ यू आर राइट। अगर आपने, क्योंकि इसमें मलिशियस जो है वो भी केसेस दायर हो जाते हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, ये भी चीज़ें चलती हैं। बहुत से लोग जो है इस तरफ चले जाते हैं, तो ऑफ कोर्स केसेस जो है वो डिसमिस भी होते हैं। बट अगर आप राइट पे हैं, आपने एविडेंस बिल्कुल ठीक से दे दी है और आपने चीज़ें सारी प्रॉपर दे दी हैं, तो आपको प्रॉपर चीज़ें उसमें आपको वसूल हो जाती हैं आपका। लेकिन फिर बार बार मैं वही कहूँगा कि जब कभी भी आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, स्पेशली ई कॉमर्स में, ऑनलाइन, तो उसको जिस फॉरम से आपने परचेज किया, आपने उसे फेसबुक से लिया, इंस्टा से लिया, पेज जहाँ से भी उठाया है, अपने पेज के ऊपर जाके उसके स्क्रीनशॉट लें, जो आपको डिलीवर हुआ है उसके फोटो लें और वो लगा दें कि जी इस पेज से बचें, ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। ये कम से कम इंसान होने के नाते हमारी ड्यूटी है, ताकि आने वाले लोग जो हैं वो उससे बच सकें और उस नुकसान से वो बच सकें, उस नुकसान से बच सकें। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएं, जो महंगी अशिया होती हैं उन पर गलत या जाली डिस्काउंट लगाना, ये भी जुर्म में आता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसके लिए जो बेहतरीन फोरम है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। अच्छा। उसमें सेक्शन 16, 17, 18 और ये जो हैं ये बड़े क्लियर हैं कि रेट प्रिंटेड है और उसके ऊपर एक वो स्टिकर लगा दिया जाता है। ये आपने देखा होगा जब मार्केट में आप लोग शॉपिंग करते हैं, तो ये भी गलत है। अच्छा। दूसरा, किसी चीज का रेट अवेजा ना करना, ये भी गलत है। अच्छा। हर चीज का रेट प्रिंट होना चाहिए। फिर ओरिजिनल प्राइस को कट डाउन करना, लोगों को धोखा देना, ये भी उसी में फॉल करता है। और उसका तरीका ये है कि आप एक एप्लीकेशन देंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। अथॉरिटी इज द डिप्टी कमिश्नर, ये लॉ में प्रोवाइडेड है। आप उसको एप्लीकेशन देंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में, वो केस आपका पास, आपके जो है वहां से आ जाएगा अथॉरिटी के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास। डिप्टी कमिश्नर उसको सुनेगा और उसका जो है 1 लाख तक जुर्माना और 2 साल सजा है। अच्छा। अगर ऐसा कोई करेगा
तो बड़ा क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल सजा, यानी यहाँ तक मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ये मैक्सिमम उसकी सजा है। तो वो मुसलसल जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं मुख्तलिफ अजला के, ख़ास तौर पे हमारा मुल्तान खानेवाल जहाँ मैं जानता हूँ मेरी अपेरेंस है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रॉपरली केसेस को समात दी जा रही है और प्रॉपरली जो बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको फाइन हो रहे हैं। तो ये इससे भी बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर इस तरह का आपके सामने कोई केस आता है तो उसको, हमें तो नॉलेज है ना, मैं ये कहता होता हूँ आपको तो नॉलेज है ना, आज मैडम को भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया, मेरे जो सार्फिन दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं उनको तो पता चल गया ना। तो ये इसको एक चेन बना लें, जिसके साथ कुछ ऐसा होता है वो कर दें, बाकियों को बता दें। तो एक दिन आएगा इंशाल्लाह, जो हमारे हकूक हैं सार्फिन के, हम लोग पैसे लगाते हैं, हम लोग सर्विसेज लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो एक दिन हर बंदे को पता होगा, हर बंदे के इल्म में होगा और ये फ्रॉड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। इस पे हमें ना तो मार कुटाई की तरफ जाना पड़ेगा, ना लड़ाई झगड़े की तरफ जाना पड़ेगा। कानून हमें रास्ता देता है तो हमें कानून के मुताबिक ही अपना हक हासिल करना चाहिए। हक हासिल करना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा ये कि अगर किसी अस्पताल या निजी इदारे की जानिब से गफलत या नुकसान होता है तो उसके ऊपर कंज्यूमर कानून क्या मदद दे सकता है या देता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अगर तो आप किसी निजी इदारे मतलब है अस्पताल की बात करेंगे तो उसके ऊपर तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी मौजूद है। आप अपनी कंप्लेंट जो है वो हेल्थ केयर कमीशन को भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने आपसे उसकी कंसिडरेशन में अमाउंट हासिल की है, आपको सर्विसेज दी हैं, तो आप एक इंक्वायरी जरूर करवाएंगे हेल्थ केयर कमीशन से, लेकिन आप अपना क्लेम जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उस पर 3-4 ऐसे बहुत बड़े केसेस जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, वो मीडिया पे भी आए, हर जगह पे आए। निश्तर का एक केस था, तो कुछ निजी हॉस्पिटल्स के मैं नाम नहीं लूँगा, उनके केसेस थे, वो बाकायदा तौर पे प्रोसीड हुए, उसमें डॉक्टर्स को सजाएं हुई और फाइन हुए। जो कि जिनकी डेथ हुई थी फीमेल्स की, उनके लवाहिकीन को बाकायदा तौर पे वो पेमेंट्स हुई। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो डिसाइड हो चुके हैं, बट ऑनरेबल हाई कोर्ट में उनकी जो अपीलें हैं वो पेंडिंग चली आ रही हैं, वहाँ पे वो अभी ज़ेर समात हैं। लेकिन ये फॉरम कंज्यूमर कोर्ट का जो है ये हमारे पास मौजूद है बतौर सारिफ, कि हम किसी भी हॉस्पिटल के खिलाफ, किसी डॉक्टर के खिलाफ, किसी इंजीनियरिंग जो है इंजीनियर जिसने बिल्डिंग को कोई नुकसान हुआ है आपका, उसके खिलाफ जहाँ कहीं भी आपने कोई सर्विस ली है, तो ये फॉरम मैंने स्टार्ट में ये बताया था आपको कि सुई से लेके जहाज के सफर तक हम हर चीज़ के सारिफ हैं। जहाँ हम पैसे देते हैं, चाहे हम चीज़ खरीदते हैं, चाहे हम सर्विस लेते हैं, तो हम सारिफ हैं। और वो सारा कुछ आपका कंज्यूमर कोर्ट उसको देखता है। बैंकिंग में आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। एटीएम से पैसे नहीं निकले, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि बहुत सारी जो हमारे सार्फिन हैं मेरे साथ, जो मेरे सोशल मीडिया पे हैं, मेरे से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि जी मेरा तो एटीएम में गया था, मेरे कट गए, लेकिन मुझे कैश नहीं मिला, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो दूसरे फॉरम्स के साथ साथ उसके पास जो है वो कंज्यूमर कोर्ट का फॉरम मौजूद है, तो वो उसको जो है किसी भी वक्त अवेल कर सकते हैं। किसी भी वक्त अवेल कर सकता है। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएं कि अगर किसी कंपनी की इश्तिहारी मुहिम जो है वो गुमराह कुन हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? सेक्शन 4 जो है कंज्यूमर लॉ का, वो इसके बारे में बड़ा क्लियर है कि आप वो चीज एडवर्टाइज नहीं कर सकते जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आपकी इश्तिहारी मुहिम उसी में आती है कि आप जो है मतलब मिसाल के तौर पे आपने एक किसी शैम्पू की मशहूरी दे दी कि बाल लंबे और घने होंगे, और जब वो खातून खाना ने सर पे लगाया तो सर से बाल ही गए मेरी तरह, तो वो उसने रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट की, उसने वो जो करना था वो नहीं किया, तो ये सेक्शन 4 की वायलेशन है कंज्यूमर लॉ की। तो इसके अगेंस्ट भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। अपना नोटिस भेजिए, तरीका कार्रवाई है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नोटिस भेजिए, 1 महीने के अंदर अंदर अपना केस फाइल कीजिए और 90 दिन के अंदर अंदर जो कोर्ट है वो आपको दादरसी आपकी हो जाएगी। दादरसी आपकी हो जाएगी। अब थोड़ी सी फिर डिवोर्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा मैडम, डिवोर्स के केसेस में अक्सर सोशल मीडिया पर ये भी देखने को मिल रहा होता है कि बच्चों की कस्टडी और बड़े परेशान कुन से क्लिप्स आ रहे होते हैं, बच्चे भी रो रहे होते हैं, वालिदैन भी आपस में रो रहे होते हैं, तो अक्सर माँ को ही दी जाती है कस्टडी। मैक्सिमम तो माँ को ही दी जाती है, क्योंकि जाहिर है वो कहते हैं जितना माँ ख्याल रख सकती है उतना बाप नहीं रख सकता, क्योंकि बाप ने जाहिर है कमाने के लिए बाहर निकलना है, तो वो बच्चे को ले लेके साथ तो नहीं फिर सकता, ना ही ये पॉसिबल है, ना ही वो जब घर होते हैं तो इस तरह होता है, क्योंकि माँ के पास ही होते हैं, माँ को उसकी एक एक चीज़ का पता होता है, तो वो उसी को ही दी जाती है।
लेकिन कानून में ये भी है कुछ हालात में कि बेटा अगर 8 साल का हो गया है तो उसके बाद वो बाप को ले सकता है, उसको बेटा दिया जा सकता है कि माँ का सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं है कि वो कर सके, या 8 साल के बाद बच्चा जरा कुछ समझदार हो जाता है, वो कहता है कि नहीं मैं बाप के साथ रहना चाहता हूँ, ऐसी सूरत में बच्चे को दिया जाता है। बेटियों के लिए वो ज़्यादा वो है कि बेटियों को नहीं दिया जाता क्योंकि माँ के साथ एफिलिएशन होती है, माँ बेटी का एक रिलेशन ऐसा होता है कि दोस्तों वाला होता है और वो उसको सही सिक्योर कर सकती है। कुछ कंडीशन में फिर वही बात है कि उसमें भी होता है कि अगर डिवोर्स हो जाती है, माँ ने दूसरी शादी कर ली है तो वो जो दूसरा शौहर हुआ वो उस लड़की के लिए तो नामहरम हो गया, तो आगे चल के अल्लाह ना करे कि कुछ भी हो सकता है। तो वो कोर्ट ने बेसिक जो कस्टडी बच्चों की देनी होती है वो वेलफेयर ऑफ माइनर देख के देते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं है कि बाप को दिए जाए, लाजमी नहीं है कि माँ को दिए जाए। कोर्ट ने ये देखना होता है कि बच्चे का मुस्तकबिल कहाँ सिक्योर है, कहाँ सिक्योर है। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में हर जगह सिर्फ यही है कि वेलफेयर ऑफ माइनर कहाँ पे है। जिसके पास बच्चे की हालात व वाक़यात, बच्चे की ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, उसकी तालीम के लिए, उसके लिए हालात अच्छे हैं, कोर्ट उसी को बच्चा दे देते। बाद सूरतों में बच्चों से पूछा भी जाता है, बाद सूरतों में जजेस कोई नहीं पूछते कि भाई बच्चों को नहीं पता कि अच्छा बुरा क्या है। ज़ाहिर है माँ बाप के साथ एफिलिएशन होती है तो बेसिक उनकी डिसाइड करने के पीछे रीज़न होती है कि वेलफेयर ऑफ माइनर कहाँ पे है, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए डिसाइड किया जाता है, उसके वो मद्देनजर रखते हुए डिसाइड किया जाता है। शमीम मुमताज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। फ़खर रज़ा मलाना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, यकीनन आपने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि कंज्यूमर कोर्ट में किस तरह आपने जाना है और किस तरह अपना केस फाइल करना है। तो डेफिनेटली अगर आपके साथ भी कोई इस तरह की नाइंसाफ़ी होती है तो उसके ऊपर ज़रूर आवाज़ बुलंद करें। आज तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट यूसरा बलोच को रोही@10 से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।